बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से जस्ट पहले सेबी ने पिछले महीने एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है, कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसका मकसद है फंड्स को ज़्यादा पारदर्शी टू लेबल बनाना। साथ ही सभी का मकसद इन्वेस्टर को सही स्कीम चुनने में आसानी देना भी है। लेकिन इनके इम्पैक्ट क्या होंगे? हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज जुड़े हैं। फिरोज जी, सभी ने चेंजेस किए हैं, आम भाषा में हमें समझाएं कि क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहले तो जैसे आपने कहा कि ये बहुत अच्छा सर्कुलर, बड़ा सर्कुलर है। इसके काफी सारे चेंजेस हैं। बट ये जो स्कीम रैशनलाइजेशन की अगर हम हिस्ट्री जाने तो 2018 में जो स्कीम रैशनलाइज हुई और जो स्कीमों पे पाबंदी लगी और हर कैटेगरी को क्लियरली डिफाइन किया, उसकी ये और एक मुहिम है उसको और क्लियरली डिफाइन करने की। वो 2018 की जो चेंज थी, दैट इज वन ऑफ द कोर रीजंस व्हाई today we have reached 75 lakh crores of AUM in म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उसके बगैर हम पहुंच नहीं पाते। तो ये थर्ड या फोर्थ स्टेप है ऑफ रैशनलाइजेशन। तो इसमें क्या फर्क मतलब पहले तो एक सिनॉप्सिस अगर बोलूं तो सेबी ने जो बारीकी पकड़ी है और थीम पकड़ी है वो बहुत अच्छी है और बहुत सेंसिबल है। तो ऑफ कोर्स सेंसिबल होगी, बट एक रीएश्योरेंस मिलता है एज एन इन्वेस्टर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। आई गेट अ रीएश्योरेंस दैट द रेगुलेटर इज थिंकिंग सो लॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू और कॉन्ट्रा, ये दोनों कैटेगरी अलग कर दी। पहले ये दोनों सेम में आती थी, तो आप वैल्यू फंड भी रख सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड भी रख सकते हैं। वैल्यू वो होती है जहां पे भेड़ चाल मतलब सस्ते में मिले, कॉन्ट्रा भेड़ चाल से परे। ये दोनों के पोर्टफोलियो अलग हो सकते हैं। ऑल वैल्यू इज नॉट कॉन्ट्रा, एवरी कॉन्ट्रा इज नॉट वैल्यू। ये समझना आई थिंक रेगुलेटर की आई वुड अप्रिशिएट इट सिग्निफिकेंटली। फंड मैनेजर सोचता है वैसे सोचा, वन। सेकंड, अब अगर आपने दोनों ही रखने हैं तो इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए कि एक सेम पोर्टफोलियो को दूसरे रैपर में ओल्ड फाइन इन वाइन इन न्यू बॉटल बोलते ना, वो मत कीजिए। 50% नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। वो सेकंड अच्छा कदम बोला। तो पोर्टफोलियो इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। तीसरा, अगर आप ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं काफी सारे स्कीमों में, तो उसको मैं 3 साल का वक्त देता हूं या देती हूं एज अ सेबी। तो उसको इंटरसेक्शन कम कीजिए, 1 साल में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं। तो जो भी नया पैसा भी आए फंड में, अगर वो डिप्लॉय अलग तरीके से हो तो कुछ भी बेचे बगैर भी 50-50 एक फंड मैनेजर ला सकता है। इतना एसआईपी आता है। अगर अगले पैसे नए स्टॉकों में डाले जाएं तो ऑटोमेटिकली द इंटरसेक्शन कम्स डाउन। सो दीज वर सम ऑफ द 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रॉमिसिंग रेगुलेटरी चेंजेस। फिरोज जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो चिल्ड्रंस फंड, रिटायरमेंट फंड्स बंद किए, इसकी क्या जरूरत थी? और इसकी जगह जो लाइफ साइकिल फंड लाया गया, नया ऑप्शन अलाउ किया गया, इसकी क्या जरूरत थी? यस अनुज सर, ये इसकी रैशनलिटी मुझे समझ में नहीं आई कि लाइफ साइकिल फंड्स को बंद करके दूसरे किस्म के फंड्स जो हैं उसको ऐड करने में। ऑफ कोर्स क्या है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बहुत फायदा उठाया है ये जज्बात के आधार पे बेचने का। जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए बेच रहा हूं, तो इंश्योरेंस का आप ऐड देखेंगे, बच्चों तक आते आते उसकी इन्फ्लेशन की वजह से कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, बट फिर भी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचा जाता है। और मैं देखता हूं क्लाइंटों की मेच्योरिटी होती है वो ना के 10% भी नहीं होती उनकी एजुकेशन के लिए। सो कमिंग बैक, ये जो जज्बात के आधार पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेचती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा देखा होगा शायद सभी ने कि यार यूर सेलिंग लाइफ साइकिल फंड इज बेटर देन रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड। सो ये मेरे को भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। उसका रैशनल मुझे भी इतना पता नहीं है। बिल्कुल अनुज सर, आपने सही फरमाया कि दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव नॉट बीन एबल टू फैथम।